वेलकम टू स्टोरीज बाय शेखर। और आज के इस एपिसोड में बात करेंगे फिल्म दो अनजाने की। एक ऐसी फिल्म जिसने रेखा की जिंदगी को बदल के रख दिया और कैसे इस फिल्म के बाद से ही अमिताभ और रेखा के बीच नजदीकियां जो है वो बढ़ गई। दो अनजाने की बात करने से पहले एक्चुअली रेखा के अर्ली लाइफ के बारे में जानना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि इस फिल्म को कहा जाता है कि इस फिल्म ने रेखा को ट्रांसफॉर्म कर दिया था। किस चीज से ट्रांसफॉर्म किया था, रेखा की पहली जिंदगी कैसी थी कि इस फिल्म ने उन्हें बदल दिया, इसे समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। तो थोड़ा ये वीडियो लंबा हो सकता है। देखिए, रेखा जो है, रेखा की मदर पुष्पावली, वो मद्रास की बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी और उनका अफेयर था जेमिनी गणेशन से, जो बहुत बड़े स्टार थे। और उन दोनों के रिश्ते के और उन दोनों की नजदीकी के बाद रेखा पैदा हुई थी। भानु रेखा पहले इनका नाम था। लेकिन पुष्पावली को कभी भी जेमिनी गणेशन ने उनके साथ एक तो शादी नहीं की, उन्हें अपना नाम नहीं दिया। तो रेखा की लाइफ थोड़ी ट्रैजिक भरी थी स्टार्टिंग से ही। जेमिनी गणेशन इनकी माँ को छोड़ करके किसी दूसरे के साथ उन्होंने घर बसा लिया था। तो एक तरीके से जो कहते हैं बास्टर्ड चाइल्ड की तरह से इन्हें लोग ट्रीट करते थे, इंसल्ट किया जाता था। स्कूल जाती थी तो स्कूल में इन्हें लोटा कह करके बुलाते थे। लोटा इज बास्टर्ड चाइल्ड इन तमिलनाडु। स्कूल में इनके फ्रेंड्स वगैरह जो भी क्लासमेट थे, इस तरीके से इन्हें जलील किया जाता था। और जेमिनी गणेशन धीरे धीरे बहुत बड़े और स्टार बनते गए। और इनकी मदर जो थी, अब जो कि इंडस्ट्री में होता है कि जो एक्ट्रेस है वो बहुत जल्दी उन्हें काम मिलना बंद हो जाता है एक सर्टेन एज के बाद। तो पुष्पावली को काम मिलना धीरे धीरे बंद हो गया, जेमिनी गणेशन स्टार बनते गए। तो इस वजह से घर में फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो गया। तो रेखा को पुष्पावली ने सोचा कि इनसे मैं फिल्मों में काम करवा करके एटलीस्ट घर में आमदनी बढ़ेगी। तो रेखा को बहुत अर्ली एज में, 13-14 साल की एज से ही फिल्मों में आने पे मजबूर कर दिया था उनकी मदर ने। मजबूर करना क्या, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था, पैसे कहीं से तो आएंगे। तो रेखा ने स्टार्ट कर दिया था बहुत अर्ली एज में काम करना। 13 साल की एज में उन्होंने पहले आई थिंक कन्नड़ा फिल्म कर ली थी। उसके बाद वो ऑडिशंस करते रहती थी, उन उन स्टूडियोज में जाकर के वो ऑडिशन देती थी जहां पे ऑलरेडी उनके फादर जेमिनी गणेशन इतने बड़े स्टार है जो उस स्टूडियो में काम करते थे। तो लोग बड़ी बड़ी लाइन लगाते थे स्टूडियो के बाहर जेमिनी गणेशन को देखने के लिए। और उन्हीं उसी के बगल में एक ऑडिशन की लाइन होती थी जिसमें कि रेखा खड़ी होती थी रोल पाने के लिए। तो इस तरीके की उनकी शुरुआती जिंदगी थी। इसी बीच क्या हुआ था कि उन्हीं दिनों एक प्रोड्यूसर थे कुलजीत पाल करके, और वो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर थे और उन्हें एक फिल्म बनानी थी और उसके लिए वो मद्रास गए थे कुछ ऑडिशन के लिए। और वहां पे इनकी मुलाकात हुई थी रेखा से। तो रेखा को इन्होंने सोचा कि मैं इन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करता हूं। और समहाउ फिर रेखा को उन्होंने कास्ट किया और इस तरीके से रेखा जो है वो बॉलीवुड आ गई। और बॉलीवुड में जब आई तो हालांकि उनका उनकी जो पहली फिल्म जो रिलीज हुई थी वो सावन भादो थी, उसमें नवीन निश्चल थे। लेकिन उस वक्त इंडस्ट्री में रेखा के बारे में बहुत अजीब अजीब बातें की जाती थी। एक तो उनके कम्प्लेक्शन को लेकर के, उनके सांवले रंग को लेकर के, उनके मोटापे को लेकर के, उनकी टूटी फूटी हिंदी की वजह से उनका बहुत मजाक उड़ाया जाता था। और चूंकि रेखा उस वक्त बहुत कम उम्र की थी तो उन्हें आइडिया भी नहीं था कि इन सब चीजों से डील कैसे करना है। एक तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी जब एक फिल्म में विश्वजीत ने उन्हें किस कर दिया था बिना कुछ बताए हुए फिल्म के। एक्चुअली उस वक्त पब्लिसिटी के लिए बहुत कुछ प्रोड्यूसर करते थे कि फिल्म में कुछ ऐसा डाल दो कि पब्लिसिटी हो जाए, लोग मीडिया में बात करने लगे। तो इस वजह से एक किताब है यासिर उस्मान की। यासिर उस्मान बहुत फेमस ऑथर है, उन्होंने एक किताब लिखी है और उसमें ये कहानी मेंशन है कि कैसे उस फिल्म में विश्वजीत और जो प्रोड्यूसर हैं कुलजीत, इन दोनों ने प्लान किया कि सेट पे और रोमांटिक सीन के बीच में ही आपको रेखा को किस कर देना है और वो शॉट हो जाएगा और फिर इसकी पब्लिसिटी भी हो जाएगी। तो जब एक्शन बोला गया तो उन्होंने रेखा को हाथ में लिया, नजदीक लाया और फिर जबरदस्ती उनके होठों पे किस कर दिया। और रेखा रोने लगी घबरा करके, क्योंकि ये सब प्लान नहीं था। ये बातें बाहर मीडिया में आई तो उसके बाद प्रोड्यूसर ने बोल दिया कि नहीं नहीं, ये तो रेखा को पता ही था, वो तो सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए ऐसा कह रही है कि उन्हें नहीं पता था। शी वॉज पार्ट ऑफ ऑल दैट प्लानिंग। अब सच क्या है झूठ क्या है, अब कौन ही बताए ये सारी चीजें। तो ये सारी बातें तो होती थी। इसके अलावा रेखा जो है वो अपने मीडिया स्टेटमेंट्स की वजह से और भी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। प्री मैरिटल सेक्स और चाइल्ड आउट ऑफ वेडलॉक, इन सब की बातें बड़ी खुले मन से करती थी।
तो उनके स्टेटमेंट्स बड़े कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते थे। तो जितनी फिल्में नहीं उनकी आई थी उससे ज्यादा उनकी कंट्रोवर्सीज होती थी। इन सब के बीच उनके कुछ अफेयर्स भी हुए। सबसे पहला जो अफेयर हुआ था उनका वो जितेंद्र के साथ हुआ था। अनोखी अदा नाम की एक फिल्म थी, आपको याद होगा, वो जो हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, वो जो सॉन्ग है, उस फिल्म की शूटिंग के दौरान जितेंद्र और रेखा काफी नजदीक आ गए थे। लेकिन जितेंद्र ऑलरेडी जो कि एक रिलेशनशिप में थे शोभा जी के साथ, तो रेखा को पता चल गया कि ये तो सिर्फ मेरे साथ टाइम पास कर रहे हैं, तो उन दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ। फिर इनकी नजदीकी विनोद मेहरा के साथ हुई। विनोद मेहरा के साथ तो ऐसा कहा जाता है कि इनकी शादी भी हो गई थी, लेकिन जो विनोद मेहरा की मदर है उन्होंने इन्हें बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया, और इनफैक्ट जब शादी करके ये लोग घर आए थे तो चप्पल से उन्हें पीटा था। विनोद मेहरा की माँ जो कमला मेहरा थी, उन्होंने रेखा को चप्पल से पीट दिया था। हालांकि 2004 में रेखा ने स्टेटमेंट दिया कि नहीं, हमने विनोद मेहरा से कभी शादी नहीं की थी और वो बस मेरे अच्छे दोस्त थे। लेकिन उस समय की मीडिया में जितने स्टोरीज जो पब्लिश हुई थी वो यही थी कि विनोद मेहरा और रेखा ने शादी भी कर ली है। विनोद मेहरा से रिश्ता टूटा तो इनकी इनकी जो नजदीकियां हैं वो हो गई थी किरण कुमार के साथ। और इन सारे अफेयर्स में रेखा इतनी खो जाती थी कि अपने काम को बिल्कुल पे भी बिल्कुल फोकस नहीं करती थी। इनडिसिप्लिन का बहुत इशू होता था। तो इंडस्ट्री जो है इनको बड़ा इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती थी। इट्स जस्ट कि इनके बोल्ड स्टेटमेंट्स और कंट्रोवर्सीज की वजह से फिल्म को एक फ्री पब्लिसिटी मिल जाती थी। इस वजह से इन्हें कास्ट भी कर लिया जाता था। एक बार फिरोज खान की फिल्म जब धर्मात्मा की शूटिंग हो रही थी, तो उस वक्त ये था कि रेखा जो है वो फिरोज खान मतलब सेट पे आई और अभी शॉट रेडी है, और फिर रेखा अचानक से गायब हो गई कार्ड लेकर के, जस्ट बिकॉज क्योंकि उन्हें किरण कुमार की याद आ रही थी तो वो मिलने चली गई। और फिरोज खान उस वक्त बहुत बड़े डायरेक्टर थे, तो बहुत डांट वाट लगाई। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते थे रेखा के साथ। तो रेखा को साइन करना प्रोड्यूसर के लिए मतलब ये श्योर रहना कि इस फिल्म की शूटिंग में डिले होगी, इनडिसिप्लिन इश्यूज होंगे, और रेखा के और प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ झगड़े भी होंगे। तो ये सारी चीजें होती रहती थी। खैर, हालांकि रेखा सक्सेसफुल थी। जो पहली फिल्म जब उनकी रिलीज हुई सावन भादो, वो सिल्वर जुबली हुई थी, और उसके बाद भी एक दो फिल्में हिट हो गई। तो उन्होंने बहुत जल्दी से एक घर ले लिया था, एक बीच अपार्टमेंट है बॉम्बे, वहां पे उन्होंने घर ले लिया था। और उसी बिल्डिंग में जया भादुरी भी रहती थी, और जया भादुरी इनकी पड़ोसी थी, तो दोनों का मिलना जुलना भी होता था। और जया को ये दीदी भाई बोलती थी रेखा। जया बच्चन उस समय ऐसा था कि एफटीआईआई से पास आउट होकर के आई थी। उन्होंने गुड्डी जैसी फिल्म की थी, कोशिश जैसी फिल्म की थी, तो उन्हें एक सीरियस एक्टर की तरह देखा जाता था। और रेखा को एक कंट्रोवर्शियल, और एक तो उनके लुक्स के वजह से उनको बहुत डिमीन किया जाता था, और ऊपर से जिस तरह के स्टेटमेंट देती थी तो वो सेक्स सायरन और इस तरह की बातें उनके बारे में कही जाती थी। लेकिन रेखा के लिए जया बच्चन जो है एक गाइड की तरह थी। और उन्हीं दिनों जया बच्चन जो थी उस वक्त चूंकि शादीशुदा नहीं थी, तो उनसे मिलने उनके बिल्डिंग पे उनके बॉयफ्रेंड, उस समय के बॉयफ्रेंड अमिताभ बच्चन आते जाते रहते थे। तो तीनों की मुलाकात, मतलब रेखा की मुलाकात इन दोनों से होती थी, और रेखा जानती थी अमिताभ बच्चन को। महमूद जो कॉमेडियन थे उनके भाई ने एक बुक लिखी थी, और उसमें बताया था कि रेखा, जया भादुरी, अमिताभ और महमूद सब एक ही गाड़ी में कई बार रात को लॉन्ग ड्राइव वगैरह पे जाते थे। आगे की सीट पे महमूद और अमिताभ बैठते थे, पीछे रेखा और जया भादुरी बैठती थी, और काफी हंसी मजाक होता था इन लोग में। तो ये सारी चीजें होती थी। लेकिन जब जंजीर रिलीज हुए, उसके बाद जब जया भादुरी और अमिताभ बच्चन ने शादी कर ली, तो रेखा को इनवाइट नहीं किया था उस शादी में। और इस बात का रेखा को बहुत अफसोस भी था। बहुत उन्होंने इनफैक्ट प्रेस में स्टेटमेंट भी दिया कि मैं उनके घर के बगल में इधर रहती थी और इतना मिलना जुलना था, लेकिन उसके बाद भी जया जया दीदी जो है उन्होंने मुझे बुलाना जरूरी नहीं समझा। बहुत सारे रीजंस होंगे, बहुत सारे, क्योंकि बहुत कंट्रोवर्सी क्वीन थी उस वक्त रेखा, और उनके डिसिप्लिन इश्यूज बहुत थे। लेकिन फिर उन्हीं दिनों क्या हुआ कि बहुत सारे प्रोड्यूसर तो इनफैक्ट इनके साथ काम भी नहीं करना चाहते थे डिसिप्लिन इशू की वजह से। तभी एक डायरेक्टर थे दुलाल गुहा। उन्होंने पहले बनाई थी राजेश खन्ना के साथ एक फिल्म दुश्मन, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, जिसमें गाना था। तो राजेश खन्ना और मीना कुमारी का वो फिल्म था, उसे दुलाल गुहा ने बनाया था। उसके अलावा एक और फिल्म थी दोस्त, जिसमें धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा थे, और अमिताभ का एक छोटा सा कैमियो था। और वो दोनों फिल्म दुलाल गुहा ने बनाए थे, और दोनों काफी सक्सेसफुल फिल्म थी। अब वो अपनी तीसरी फिल्म बना रहे थे, और वो फिल्म जो थी वो एक बंगाली स्टोरी पे से इंस्पायर्ड थी। वही फिल्म थी दो अनजाने।
उस स्टोरी का नाम था रात्रि यात्री बाई निहार रंजन गुप्ता। तो उस स्टोरी पे से इंस्पायर होकर के दुलाल गुहा एक फिल्म बनाना चाह रहे थे। और वो कहानी कुछ ऐसी थी कि एक लड़की जो है वो काफ़ी एम्बिशियस है, और वो शादी करना चाहती है किसी अमीर इंसान से और अपना एक करियर बनाना चाहती है, लेकिन उसकी शादी एक क्लर्क से हो जाती है और वो गरीबी में जी रही है। तो इसी बीच क्या होता है कि इनके हस्बैंड है उनका एक अमीर दोस्त इनसे मिलता है, इनके घर आता है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि उस अमीर लड़के के पैसों से इम्प्रेस होकर के जो लड़की है और ये जो लड़का है ये दोनों मिल करके उस क्लर्क को ट्रेन से फेंक देते हैं। और फिर बाद में ये जो क्लर्क है वो हालांकि बच जाता है और फिर वो वापस आता है इन दोनों की जिंदगी में और उसका अपनी जो इनके साथ जो गलत किया उसका बदला लेता है। तो ये बेसिक प्लॉट था दो अनजाने का। तो इस फिल्म में दुलाल गुहा जो है उन्होंने रेखा को साइन किया अमिताभ के साथ ऑपोजिट। तो ये पहली बार ऐसा था कि अमिताभ और रेखा ऑपोजिट थे एक दूसरे के। इससे पहले दोनों ने नमक हराम में काम किया था ऋषिकेश मुखर्जी की, लेकिन उसमें रेखा राजेश खन्ना की ऑपोजिट थी। तो अब इसमें क्या हुआ कि रेखा तो अपनी मर्जी से आती थी, 6 बजे का टाइम है तो वो 9 बजे आ रही है इस तरीके से। लेकिन अमिताभ बच्चन उस जमाने में इतने प्रोफेशनल थे, और ये बात आपने कई सारे लोगों से, इनफैक्ट जावेद अख्तर से भी सुने होगा कि अमिताभ बच्चन बनना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जितने डिसिप्लिन और कमिटेड वो थे 70s में, अगर वो इतने बड़े स्टार इसी वजह से थे, सिर्फ क्योंकि उनके प्रोफेशनलिज्म की वजह से। उस वक्त जितने भी स्टार थे, चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा हो, राजेश खन्ना हो, सब सेट पे लेट से आते थे, सब प्रोड्यूसर को बहुत परेशान करते थे। लेकिन जो अमिताभ बच्चन थे वो टाइम के बिल्कुल पंक्चुअल थे। प्रोफेशनल कमिटमेंट के तरफ जो उनका रहता था कि प्रोड्यूसर को मेरी तरफ से कोई शिकायत ना हो, अपने डायलॉग्स को ठीक से याद करके आए, कोई भी शिकायत का मौका नहीं देते थे। तो इस वजह से प्रोड्यूसर्स के लिए अमिताभ के साथ काम करना बड़ा आसान था। तो रेखा को जब लिया गया तो रेखा का तो डिसिप्लिन चालू था। एक बार क्या हुआ कि रेखा बहुत डायलॉग्स भूल रही थी और अमिताभ अपने डायलॉग्स बिल्कुल परफेक्टली याद किए हुए थे और बार बार रीटेक्स हो रहे थे। तो बाद में जब शाम में पैकअप हुआ और सब जाने लगे, तो अमिताभ बच्चन ने रेखा को बोला कि सुनिए, जरा लाइंस अपने याद करके आइएगा। अब रेखा ने ये बात सिमी ग्रेवाल के शो में बताई थी कि जब अमिताभ ने उनसे ये कहा तो उन्हें बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, और उन्हें लगा कि यार एक बंदा जो है वो इतने मेहनत से अपना काम कर रहा है और मैं जो हूँ इतनी बेधड़क और बिल्कुल भी केयर फ्री टाइप से रह रही हूँ, तो मुझे थोड़ा उस वक्त बहुत अपने आप के लिए ही बुरा लगा। और मैंने सोचा कि अब टाइम आ गया कि मुझे भी अपने प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी कमिटमेंट दिखानी होगी और फोकस रहना पड़ेगा। तो अगले दिन से जो रेखा बिल्कुल सही टाइम पे सेट पे पहुंच गई, पहली बार जब आई टाइम पे तो सेट पे भी लोग को लगा रहे वाह क्या बात है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन है, लाइंस भी बिल्कुल याद, और डायरेक्टर के साथ स्क्रिप्ट को लेकर के काफी इन डेप्थ डिस्कशन करने लगी। तो बहुत ट्रांसफॉर्मेशन देखा वहां पे उस वक्त सेट पे लोगों ने रेखा में, कि इतना ज्यादा कमिटमेंट रेखा ने पहले तो किसी भी प्रोड्यूसर और किसी भी फिल्म में नहीं दिखाया था जितना इस फिल्म में दिखा रही है। अच्छा, इस फिल्म की शूटिंग कलकत्ता में होने वाली थी, और रेखा तो तमिलियन थी, उनको कलकत्ता का ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो पूरी यूनिट जब वहाँ शूटिंग कर रही थी, तो शूटिंग के बाद अक्सर अमिताभ और प्रेम चोपड़ा रात को घूमने-फिरने जाया करते थे। तो रेखा भी उनके साथ कहती थी कि मैं भी आप लोगों के साथ चलूँगी, और फिर ये तीनों ही जाया करते थे और वहाँ के बड़े-बड़े फैंसी रेस्टोरेंट में डिनर-विनर होता था इनका। और इसी सब के बीच जो रेखा जो है वो अमिताभ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी। अगर आप वो सिमी ग्रेवाल वाला शो देखोगे तो उसमें प्रॉपर उनका जो कोट्स है वो सुन के आपको लगेगा कि मतलब वो बोली कि अमिताभ बच्चन जैसा फोकस्ड इंसान मैंने आज तक देखा ही नहीं, और उनकी पर्सनालिटी जो थी उसको देख के मैं बिल्कुल ही दंग रह गई थी। तो बहुत इम्प्रेस थी उनसे। और अमिताभ बच्चन का प्रोफेशनल कमिटमेंट, फोकस और डायलॉग डिलीवरी और सब कुछ जितना भी था, सब कुछ से रेखा काफी प्रभावित हुई। और फिर उसके बाद उन्होंने एक्टिंग को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया। जब वो इंडस्ट्री में आई थी तो 15 साल का एज था, 13-14 जो भी एज था उनका। उस वक्त किसी बच्चे को कहाँ ही समझ में आता है, एक टीनेजर थी वो, उनको उस समय ज्यादा ना एक्टिंग का ज्ञान था ना कुछ था। तो बस समहाउ वो काम करती थी क्योंकि उन्हें उनके पैसे मिल जाते थे, और घर में चूंकि हालात ठीक नहीं थे तो वो बस समहाउ काम कर लेती थी। कभी भी उसमें मन नहीं लगाया, और बाकी चीजों में बहुत मन लगता था उनका क्योंकि एज वैसा टेंडर एज था वो। लेकिन इस फिल्म में काम करने के बाद धीरे धीरे रेखा को लगा कि नहीं, इट्स टाइम टू शो कमिटमेंट टूवर्ड्स माई वर्क, और नहीं तो फिर चीजें जो है वो हाथ से निकल जाएंगी। क्योंकि कंपटीशन उस वक्त बहुत था, हेमा मालिनी, जीनत अमान,
ये सारी एक्ट्रेस उस वक्त थी जो कि बहुत टॉप लेवल पे थी, सबको एज एन एक्टर भी सीरियसली लिया जाता था, लेकिन वो चीज़ रेखा के साथ थी नहीं। तो फिर इन्होंने सोचा कि नहीं, अब मुझे भी अपने क्राफ्ट पे थोड़ा-सा काम करने की ज़रूरत है, और फिर उन्होंने साथ में काम किया और फिर जो है वो फ़िल्म बनी। तो फ़िल्म जो है वो रिलीज़ हुई 1976 वो 1 जनवरी को। ये फ़िल्म उतनी बड़ी हिट नहीं थी, बहुत सुपर हिट नहीं थी। फ़िल्म ने अपना कॉस्ट रिकवर कर लिया, एवरेज कलेक्शन था। अंडररेटेड फ़िल्म है, हालाँकि फ़िल्म अगर आप देखो तो आपको पसंद आएगी। स्टोरी काफ़ी अच्छी थी और अमिताभ का परफ़ॉर्मेंस, इनफैक्ट सबका ही परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छा था। लेकिन 1976 में क्या था कि ऑलरेडी अमिताभ बच्चन की चूँकि उस वक़्त दीवार, शोले और ये सब फ़िल्मों ने इतना ज़्यादा कमाल कर रखा था कि जो दो अनजाने हो या अदालत जैसी फ़िल्म हो, ये सब थोड़ी-सी उस प्रभाव में दब गई थी। हालाँकि फ़िल्में ये सारी बड़ी बड़ी अच्छी थी, लेकिन उस तरह का कलेक्शन नहीं हुआ था। बट दो अनजाने इज़ अ गुड फ़िल्म। और इसके बाद क्या हुआ कि अमिताभ और रेखा में नज़दीकी काफ़ी हो गई, और फिर ये क्योंकि लोगों को लगा कि उस वक़्त और भी जितने प्रोड्यूसर थे, रेखा में भी बदलाव आ गया था और अमिताभ तो थे ही कमिटेड, तो बहुत लोगों ने इस पेयर को रिपीट किया। गंगा की सौगंध, फिर खून पसीना, फिर आलाप, तो इतनी सारी फ़िल्में एक साथ रेखा और अमिताभ की आने लगी, और इन दोनों का पेयर काफ़ी हिट हो गया। और चूँकि दोनों जब साथ-साथ काम कर रहे थे, तो नेचुरल है थोड़ा रोमांस भी ग्रो कर गया दोनों के बीच में। और फिर ये धीरे-धीरे ये जो रोमांस जो बढ़ा उस वक़्त, उसके बाद एक टाइम ऐसा आ गया जब ऐसा लगा कि अमिताभ बच्चन की जो पर्सनल लाइफ़ है, उनकी जो शादीशुदा लाइफ़ है, उनकी जो शादी है, वो शायद अब टूट जाएगी रेखा की वजह से। और सिलसिला से पहले की बात है, मीडिया में इतनी खबरें छप रही थी अमिताभ और रेखा को लेकर के कि जया बच्चन ने शायद उनको अल्टीमेटम भी दे दिया था कि आपको इनके साथ नहीं काम करना, अदरवाइज़ आप हमारा, तो ऐसा लग रहा है कि मैं डिवोर्स होने की बात हो गई थी। इसीलिए अगर आपको याद होगा कि जब सिलसिला बन रही थी, जब कॉन्सेप्ट आया था यश चोपड़ा के दिमाग में सिलसिला बनाने का, तो पहले तो ये रेखा को साइन कर लिया था। लेकिन जब रेखा को साइन किया था और ये खबर जब मार्केट में फैली कि अमिताभ और रेखा एक बार फिर से आ रहे हैं, क्योंकि अमिताभ ने जया बच्चन को प्रॉमिस किया था कि अब मैं रेखा के साथ काम नहीं करूँगा। लेकिन यश चोपड़ा की फ़िल्म थी और अमिताभ और रेखा ने फ़िल्म फिर से उस फ़िल्म में साइन कर लिया था, तो जया बच्चन फिर गुस्सा हो गई थी। तो फिर रेखा को फ़िल्म से निकाल दिया गया, और फिर इस उसके दूसरी कास्टिंग पे फ़ोकस किया गया, और फिर बाद में ये हुआ कि स्मिता पाटिल जया बच्चन का रोल करेंगी और रेखा वाला कैरेक्टर जो है वो प्रवीण बॉबी करेंगी। लेकिन जब इस फ़िल्म की शूटिंग की बात हो रही थी, तो फिर कश्मीर में एक बार मुलाकात हुई अमिताभ और यश चोपड़ा की, तो यश चोपड़ा ने अमिताभ को कहा कि देखो मैं खुश नहीं हूँ इस कास्टिंग से, और फिर दोनों ने डिसाइड किया कि इस फ़िल्म की आइडियल कास्टिंग जो होगी वो रेखा और जया बच्चन को ही लेना चाहिए। और फिर बहुत मुश्किल से इन लोगों ने इन दोनों लेडीज़ को कन्विंस किया, दोनों मान भी गई समहाउ, और फिर वो फ़िल्म बनी। बहुत एम्बिशियस फ़िल्म थी, बहुत बज़ था उस फ़िल्म का। हालाँकि फ़िल्म बहुत ज़्यादा चली नहीं थी। बहुत सारे कारण थे उसके, उस पे भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, व्हाई सिलसिला फ्लॉप। तो ये उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसके बाद अमिताभ और रेखा ने फिर साथ में काम नहीं किया, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हुई थी। लेकिन दो अनजाने वो फ़िल्म थी जिससे रेखा और अमिताभ बच्चन की नज़दीकियाँ बढ़ी, और दो अनजाने के बाद रेखा में एक ज़बरदस्त ट्रांसफ़ॉर्मेशन आया। उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को लेकर के रेखा बहुत सीरियस होने लगी। पहले जब वो नई-नई आई थी, तो जैसा मैंने बोला उनके लुक्स का बहुत मज़ाक उड़ाया जाता था। प्रॉपर उस ज़माने में दो अनजाने के बाद रेखा ने प्रॉपर फ़िटनेस रूटीन फ़ॉलो किया, योगा करना स्टार्ट किया। मेकअप ट्रेनिंग के लिए वो फ़ॉरेन गई और वहाँ जाके मेकअप कोर्स किया। उसके बाद अपने लुक्स पे बहुत ज़्यादा काम किया। और फिर उस वक़्त बहुत सारे फ़ोटो सेशन हुए, मैगज़ीन्स में जब इनके फ़ोटो छपते थे, तो एकदम ग्लैमरस क्वीन, ग्लैमरस अवतार में रेखा दिखती थी। तो बहुत ही डिफरेंट था। एक दो प्री दो अनजाने और पोस्ट दो अनजाने रेखा का जो लुक अगर आप देखोगे तो बहुत ही अलग-अलग है। तो ये वो फ़िल्म थी जिसने रेखा को, भानु रेखा को बिल्कुल ही बदल के रख दिया था। अगर आपने नहीं देखी दो अनजाने, तो आई एम श्योर ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। वैसे इस फ़िल्म में एक छोटे-से सीन में आपको मिथुन चक्रवर्ती भी दिखाएँगे। उस वक़्त मिथुन चक्रवर्ती जो है वो नए-नए इंडस्ट्री में आए थे और मृंग्या से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा था। तो एक छोटा-सा रोल है, वो जिस मोहल्ले में अमिताभ बच्चन और रेखा रहते हैं, उसी में उस मोहल्ले का एक आदमी है जो कि अमिताभ बच्चन को बोलता है कि तेरी बीवी जो है वो नाच रही है। तो वो सीन में मिथुन चक्रवर्ती भी आपको दिखाई देंगे। तो पहली बार मिथुन चक्रवर्ती और अमिताभ बच्चन ने एक साथ स्क्रीन शेयर किया था इस फ़िल्म में। और अब आते हैं क्विज़ पे। कल जो मैंने वो जो डायलॉग बोला था, वो एक्चुअली फ़िल्म लावारिस का है। अमिताभ बच्चन का ही डायलॉग था वो। और अब आज का क्विज़, आज का सवाल है,
प्यार का मतलब समझते हो? प्यार का मतलब शादी नहीं, प्यार का मतलब ओखली में सर देना। अगर एक बार ओखली में सर दे दिया तो फिर मुसलों की ऐसी धनाधन वार पड़ेगी कि सर से बाल उग जाएंगे। तो आप बताओ कि ये किस फिल्म का डायलॉग है? मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।